हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों ने कंपनी अकाउंट्स बहुत अच्छे से पूरा का पूरा कवर कर लिया है। अब हम लोग आज के दिन पूरा डेडिकेट करते हैं क्लास थर्ड बुक को। फिर भी हमारे पास क्लास बच जाएगा, मतलब एटलीस्ट हमारे पास आधा दिन एक दिन ऑन एन एवरेज बच जाएगा चीज़ें करने के लिए। कुछ चीज़ छूटी हो तो वहाँ पे कर लेंगे। बट मैं आपको जो वीडियोस दे रहा हूँ इसमें पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कवर है, जीरो टू एंड। ये छोटा सा चैप्टर है क्लास, मतलब दोनों चैप्टर कवर करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थियोरी है पूरा का पूरा, तो अच्छे से क्लास इजीली इसको खत्म कर लेते हैं। मेन फोकस हम करेंगे कैश फ्लो के ऊपर, जो सबसे ज्यादा फोकस होगा। देन रेशियोज और कंपैरेटिव में तो पक्के हैं 3 से 4 नंबर फ्री के मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अच्छे से क्लास समझते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आगे चैप्टर में मजा आएगा, ठीक है। और आज हमारा पूरा टारगेट है कि 20 नंबर का पूरा आज के दिन किसी भी कीमत पे अच्छे से खत्म कर दें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते किसको है। किसी भी बिजनेस का, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, एनजीओ हो, क्लब हो, कोई भी क्लास अगर बिजनेस है या कोई भी क्लास एनजीओ है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता हो। ऐसे स्टेटमेंट जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता हो, ऐसे स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और उसके अंदर आता क्या क्या है, लाइक बैलेंस शीट जो कंपनी में कितनी एसेट्स है कितनी लायबिलिटी है उनको बताता है। इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपको लॉस कितना हो रहा है। अगर कंपनी है तो इनकम स्टेटमेंट बुलाएगी उसको। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पढ़ रहे हैं वो कंपनी का पढ़ रहे हैं। आपकी जो ये थर्ड बुक है ना, उसका नाम ही है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लगभग क्लास आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो 5-6 नंबर तक का, इन दोनों के दोनों चैप्टर से, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 5 नंबर तक का। इससे 5 से 6 नंबर मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो बैलेंस शीट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया और नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट के नीचे ना डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं। इन चारों को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स जो बैलेंस शीट के नीचे डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है उसको हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं। जैसे हमने इशू ऑफ शेयर में नहीं पढ़ा था, ऑथराइज शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, वो नोट्स टू अकाउंट्स में बनाया था। नोट्स मतलब बैलेंस शीट के अंदर कोई चीज़ है उसको डिटेल में बताना है तो आप नीचे नोट्स लिखते हो, बैलेंस शीट को खराब नहीं करते। कंटेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, जब शेयर होल्डर, जब अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा तो मैं शेयर होल्डर बन जाऊंगा कंपनी का, तो हर साल मेरे घर पे एक एनुअल रिपोर्ट आएगी। उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर, सालाना रिपोर्ट कंपनी के बारे में क्या क्या चीजें होती है एनुअल रिपोर्ट के अंदर, डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है। डायरेक्टर ने जो कंपनी के क्लास बीओडीज होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनकी एक रिपोर्ट होती है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ऑडिटर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उस कंपनी का ऑडिट करता है, उसका एक रिपोर्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वही बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट वगैरह, नोट्स टू अकाउंट्स होता है। एक्सप्लेनेटरी नोट्स बहुत सारी चीजों को शेयर होल्डर को समझाने के लिए। देखो यार, हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सके शेयर होल्डर्स के साथ। तो शेयर होल्डर को समझाने के लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनते हैं, वो क्लास एक्सप्लेनेटरी नोट्स हम लोग देते हैं शेयर होल्डर को। और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी क्लास कंपनीज एक्ट कहता है, कंपनीज एक्ट में शेड्यूल थर्ड जो है, पार्ट थर्ड, जो भी कहता है कि भाई ये रिक्वायरमेंट शेयर होल्डर को दो, तो वो रिक्वायरमेंट हम लोग वो इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो ये सारी चीजें क्लास एनुअल रिपोर्ट में होती हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव। कोई भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती क्यों, ये बात आपने क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है क्लास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कंपनी के जो रिसोर्सेस हैं, कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है, ये सारी चीजें पता चल जाती है अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो। जैसे बच्चों का पेपर लेते हैं तो रिजल्ट पता चल जाता है, कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, किसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसी तरीके से कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है अपने एसेट्स, लाइबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, कंपनी का पोजीशन कितना है क्लास, इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, ये सारी बातें इन्वेस्टर्स को बताओ, क्रेडिटर्स को बताओ जिनसे हम लोग उधार लेते हैं, राइट। और इससे क्लास हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं अपने इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सफिशिएंट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी, बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंटरेस्टेड है, लाइक डेटर है, क्रेडिटर है, कस्टमर है, बैंक है, लेंडर्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, रिसर्चर हो गए। तो वो सब क्लास हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड है, भैया क्या ये कर रहे हैं, रिसर्चर रिसर्च करते हैं हमारे ऊपर, तो भैया इसलिए हम ये सारी चीज़ बनाते हैं ताकि उनको हम दे सकें। ट्रू और फेयर व्यू ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस जो भी बिजनेस का बन रहा है, क्लास अकाउंटिंग हो रही है, वो सही है कि नहीं है, उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसा है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा है तो मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है, खराब है तो मैनेजमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा। इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग सोसाइटी, हम कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं जो सोसाइटी में बैड या गुड इंपैक्ट डालता है, उससे ये भी पता चल जाता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज किया जाता है, अकाउंटिंग करते वक्त बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं जिनको लगाना होता है, तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो क्लास उन पॉलिसीज को भी लगाओगे तो वो पॉलिसी भी दिखेगी, हाँ आपने सारी पॉलिसीज को लगा के सही से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है। ये क्लास इसके ऑब्जेक्टिव है, 3-4 पॉइंट याद हो जाएंगे तो भी इनफ है। क्लास पहले 2013 से पहले कंपनी की बैलेंस शीट भी पार्टनरशिप जैसी बैलेंस शीट ही बनता था टी फॉर्मेट में, इधर है क्लास एसेट इधर है लायबिलिटी। लेकिन 2013 कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो कहता है, पहले 1956 का था उसको रिप्लेस कर दिया 2013, वो कहता है कि जो बैलेंस शीट बनेगी ना, ये था क्लास आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, अब जो बैलेंस शीट बनेगी वो वर्टिकल लंबा बनेगा, ऐसा बनेगा बैलेंस शीट, इधर लायबिलिटीज है और क्लास इधर एसेट है। तो इस तरीके से क्लास बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इस लायबिलिटी का नाम बदल दिया इक्विटी एंड लायबिलिटीज और इधर एसेट। पहले ऐसा था, ये है लायबिलिटी ये है एसेट, अब ये है इक्विटी एंड लायबिलिटी, खाली लायबिलिटी नहीं है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और ये क्या होगा क्लास एसेट, और ये इसका टोटल है, ये है लायबिलिटी का टोटल और ये है एसेट का टोटल। तो इसका फॉर्मेट पक्का अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से जो मेन क्वेश्चन मुझे लगता है आने की उम्मीद है वो है हेडिंग सब हेडिंग। तो आप हेडिंग और सब हेडिंग अगर अच्छे से कर लोगे तो समझ लो ये चैप्टर आपको अच्छे से लर्न हो गया। तो सबसे पहले इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी एक साइड है पूरी की पूरी, इसमें नोट्स टू अकाउंट्स है, नोट नंबर डालोगे, ये है करंट ईयर या प्रीवियस ईयर। कंपनी बैलेंस शीट कभी भी एक साल का नहीं रखती, हमेशा क्लास क्वार्टर वाइज या ईयर वाइज में पिछले साल का या पिछले क्वार्टर का भी स्टेटमेंट रहता है। कंपनी की बैलेंस शीट में आपको करंट ईयर का डेटा मिलेगा, साथ में प्रीवियस ईयर का भी डेटा मिलेगा। प्रीवियस ईयर का डेटा मतलब क्या है, पिछले साल ये परफॉर्मेंस थी, अब इस साल ये परफॉर्मेंस है, ताकि आप साथ साथ में कंपेयर कर सको कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है, हम इंप्रूव कर रहे हैं या बिजनेस डाउन जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन साथ साथ आप पता कर सको, इसलिए क्लास यहाँ पे 2 साल का डेटा दिया रहता है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अब चलते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी के अंदर, हम 2 साइड में बांट लेते हैं, पहले ये है लायबिलिटी ये है एसेट। कैसे याद करोगे, ये है लायबिलिटी और ये है एसेट्स, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड 4 चीजें होती है, ठीक है, कितनी चीजें होती हैं, 4 चीजें। एसेट साइड होती हैं 2 चीजें, तो 4 2 6, ध्यान रखना, लायबिलिटी साइड में 4 चीजें होती हैं, एसेट साइड में 2 चीजें होती हैं। तो लायबिलिटी साइड में 4 चीजें क्या क्या होती हैं, सबसे पहली चीज जो होती है लायबिलिटी साइड में वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। लाइबिलिटी साइड में जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल जानते हो क्लास, शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, मैं और डिटेल आपको लिख के देता हूँ। शेयर कैपिटल के अंदर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड पहली चीज है, दूसरी चीज है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरी चीज है नॉन करेंट लायबिलिटी, चौथी चीज है करेंट लायबिलिटी। ध्यान रखना, देयर आर 4 मेजर हेड, सुनो ध्यान से, देयर आर 4 मेजर head in liability side. The first one is shareholders fund, application money pending allotment, और तीसरा जो है नॉन करेंट लायबिलिटी, चौथा है करेंट लायबिलिटी। आज तक तुम जानते थे नॉन करेंट और करेंट, अब क्या है शेयर होल्डर फंड, ये हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी। जो शेयर होल्डर फंड है ना, यही इक्विटी है और ये लायबिलिटी है। नॉन करेंट आउटसाइडर, नॉन करेंट लायबिलिटी लंबे समय के लिए जो पेमेंट करना है, करेंट लायबिलिटी जो विद इन 1 ईयर आपको पे कर देना है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 चीजें आ गई। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व मतलब एनी काइंड ऑफ रिजर्व, जिस भी नाम के आगे रिजर्व आ गया, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो भी रिजर्व आ गया वो यहाँ पे। और सरप्लस का मतलब नेट प्रॉफिट, अगर नेट लॉस होगा तो नेगेटिव में दिखाना, नेट प्रॉफिट है तो पॉजिटिव में दिखाना। तो रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट क्लास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो बियरर होते हैं, बियरर इंस्ट्रूमेंट। मुझे मिल गया तो मैं इस शेयर का मालिक, आपको मिल गया तो आप इस शेयर का मालिक, इसको बोलते हैं शेयर वारंट। जो क्लास शेयर होल्डर्स को, कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को, शेयर होल्डर को दिया जाता है, कुछ लोगों को, तो कि क्लास की बाद में ये इतने अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको वारंट दे दिया, बाद में आप इसे 1 साल बाद इसे बेच सकते हो, जस्ट लाइक कुछ ईसॉप समझ सकते हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, डोंट वरी। तो शेयर, सबसे पहले 4 चीज़ें, शेयर होल्डर फंड, उसके बाद एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, शेयर वारंट, ये 3 चीजें। अब ये अकेला आइटम है, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब आपने एप्लीकेशन का मनी ले लिया लेकिन अलॉटमेंट अभी नहीं दिया। मान लो 15 मार्च को आपने शेयर इशू किया, एप्लीकेशन का पैसा ले लिया, 1 महीने बाद अलॉटमेंट होनी थी 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल अगले साल आ गया, बैलेंस शीट इस साल के एंड में बनेगा 31 मार्च को। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया है लेकिन अलॉटमेंट क्या है क्लास, पेंडिंग है। अगला है क्लास तीसरा,
नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ऐसी लाइबिलिटी जो 1 साल के बाद पे करना है, लाइक लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके अंदर क्या क्या आता है क्लास? डिबेंचर्स आता है, इसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म लोन्स जो भी लंबे समय की लाइबिलिटी है, इसके अंदर आता है पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है, और इसके अंदर क्लास आता है लॉन्ग टर्म, हाँ लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, सब चीज़ आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, देखो यार इसका तुम्हें सिलेबस में पूछा कुछ नहीं जाएगा, सिलेबस से बाहर है इसका ट्रीटमेंट, लेकिन पोजीशन की बात करें तो ये आता है किसके अंदर है? नॉन करेंट लाइबिलिटी में। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नॉन करेंट लाइबिलिटी है, डेफर्ड टैक्स एसेट नॉन करेंट एसेट है। अब ये है क्या सर? दो तरह की इनकम होती है, अकाउंटिंग इनकम। अकाउंटिंग करने के रूल्स अलग है, अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, कंपनीज एक्ट है रूल करने के लिए। एक होता है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या है कि टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, टैक्सेबल इनकम, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो अकाउंट्स अलाउ करता है, इनकम टैक्स एक्ट अलाउ नहीं करता। कंपनीज एक्ट अलग है, इनकम टैक्स अलग है। तो ये बनता है क्लास इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, कंपनीज रूल के अकॉर्डिंग, ये बनता है क्लास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो कई बार क्या होता है कि इनमें मिसमैच हो जाता है, तो अकाउंटिंग करने की इनकम ऐसे है हाँ जी, लेकिन टैक्सेबल इनकम किसी और तरीके से निकालेंगे। तो अगर अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है, आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, तो ये क्लास एक लाइबिलिटी बन गया, सिर्फ ये बुक एंट्री करने के लिए होता है, इसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए पूछता भी नहीं है इसको। इसको हम लोग क्लास बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो अगर अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है टैक्सेबल इनकम से, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और अगर टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है अकाउंटिंग इनकम कम है, तो उसको बोलते हैं क्लास डेफर्ड टैक्स एसेट। तो ये नाम की बात है, बस ध्यान रखना कि लाइबिलिटी साइड आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कोई भी क्लास अदर लाइबिलिटी बचा है, कोई भी यहाँ जो कवर नहीं हुआ वो अदर के अंदर आ जाता है, जो यहाँ नहीं है वो अदर के अंदर है। ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन, आपने लंबे समय के लिए कोई प्रोविजन बनाया है, तो वो भी क्लास क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर है। अगर मैं बात करूँ करेंट लाइबिलिटी की, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर क्या क्या आता है? लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग आता है। आपने किसी को लोन दिया है, शॉर्ट टर्म लोन्स, तो ये आ गया क्लास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के अंदर दो चीजें आती है, बड़ा ध्यान रखना हमेशा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ये ट्रेड पेबल, ये ट्रेड क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल के अंदर आता है। और अदर जो उसमें कहीं नहीं आया क्लास, वो अदर करंट लायबिलिटी, लाइक क्लास आप इसके अंदर डालोगे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस हो गया। इसके अंदर क्लास मान लो अनक्लेम डिविडेंड आ गया, अनक्लेम डिविडेंड इसके अंदर आ गया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसके अंदर आ गया, वो सब अदर के अंदर आ जाता है, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसके अंदर एक ही चीज आती है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये है लाइबिलिटी साइड, प्लीज इसको अच्छे से लिख लो कि हेडिंग सब हेडिंग तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा याद करने के लिए, पूरा पेपर कवर उसी से हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें ये पता होना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट है एसेट। अब एसेट साइड दो ही चीजें हैं क्लास, सबसे पहला नॉन करंट एसेट, दूसरा है करंट एसेट, बस खत्म। और ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट, अगर आप आधा घंटा दे दोगे लिख लिख के याद करने के लिए, यकीन मानो ये अच्छे से याद हो जाएगा और अच्छा खासा आपको कवरेज मिलेगा। ये सिर्फ नंबर की बात नहीं है यार, ये चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें आनी ही चाहिए। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट तुम्हें नंबर कितने भी आ रहे हैं तुम्हारे अकाउंट्स में, बट तुम्हें कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही नहीं पता, तो क्या तुम कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज करोगे, क्या स्टडी करोगे? तो ये ऐसी बातें हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें काम देगा ही देगा, नंबर से ज़्यादा अहमियत है इसकी। नॉन करंट एसेट और दूसरा है करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट के अंदर क्लास पहली चीज है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्लास फिक्स एसेट का नाम बदल कर दिया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल्स, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल है, और दूसरा है इंटेंजिबल एसेट। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, जितनी भी टेंजिबल एसेट है वो सारी चीजें आती हैं। इंटेंजिबल गुडविल, इसके अंदर क्लास आता है गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है क्लास? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्या आपने एडवांस दिया है किसी फिक्स असेट के लिए, कोई फिक्स असेट जो है उसके लिए क्लास आपने एडवांस दिया है, वो बन रहा है, आधा अधूरा है। इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, तो इंटेंजिबल्स को बोलते हैं अंडर डेवलपमेंट। अगर सॉफ्टवेयर बन रहा है, एप्लीकेशन कोई बन रहा है, कोई वेबसाइट अगर बन रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? अंडर डेवलपमेंट, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल्स, टेंजिबल्स के लिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, किसके अंदर आता है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और इसमें टेंजिबल एसेट के अंदर आता है, नॉन करंट एसेट। और ये दूसरा है क्लास आपका पहला है, बी है नॉन करंट एसेट्स। ए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, बी नॉन करंट एसेट्स हो गया, सी अच्छा ये क्लास ना नॉन करंट एसेट, जो ये नॉन करंट है ना, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, राइट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। सी है डेफर्ड टैक्स एसेट नेट और लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, ठीक है, ये है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। डेफर्ड टैक्स या लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस हो गया, अदर नॉन करंट एसेट हो गया, और अगला है क्लास करंट एसेट। ये सारा का सारा नॉन करंट एसेट के अंदर आ गया। अब करंट एसेट के अंदर क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ध्यान रखना। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब
मार्केटेबल सिक्योरिटीज, या इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर क्लास लूज टूल्स आता है, लूज टूल आता है, स्पेयर पार्ट आता है, रॉ मटेरियल्स आता है, ठीक है, ये सब क्लास आता है इन्वेंट्री के अंदर। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीज़ें आती हैं क्लास, ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर्स और बीपी, और ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर्स और बीआर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, ध्यान रखना क्लास, आपने ये लोन दिया है किसी को, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस यानी आपने किसी को लोन दिया। और अदर करंट एसेट लाइक प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो जानते ही हो आप क्लास, कैश इन कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश और बैंक बैलेंस। कैश इन कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश और बैंक बैलेंस, ओके। तो ये है क्लास पूरा का पूरा एसेट साइड, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही है, देख लिया मैंने, ठीक है, ठीक कर लेना इसको। तो ये हो गया क्लास आपकी बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट की बैलेंस शीट कैसा बनता है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, किसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। देखो यार, जिस दिन आपने रॉ मटेरियल खरीदा, मान लो जब भी आपने रॉ मटेरियल खरीदा, जिस भी डेट पे आपने कच्चा माल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा आपने, फिर रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया, प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला, फिर क्लास वो आधा अधूरा बना, फिर वो सामान बन के रेडी हुआ, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स होने के बाद उसको बेचा क्लास, बेच के फिर क्या हुआ, डेटर मिला, बीआर मिला, फिर क्लास बीआर से पैसा मिल गया 3 महीने के अंदर। तो जिस दिन आपने माल खरीदा था उस दिन से लेकर इस दिन तक जो भी टाइम पीरियड है, जनरली अगर ये गिवन नहीं होता तो हम 12 मंथ्स का मानते हैं, तो उसी पीरियड को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। यानी कि फ्रॉम द डेट आपने एसेट खरीदा, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला, फिर उसको फिनिश गुड्स बनाया, इन्वेंटरी मेंटेन किया, सेल करना, डेटर बीआर मिला, उसको कैश में कन्वर्ट किया डेटर बीआर को, इस पूरे टाइम को, इस पूरी साइकिल को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। साइकिल इसलिए है, पैसा मिल गया, फिर कच्चा माल खरीदेंगे, फिर ये प्रोसेस में आएगा, ये फिर प्रोसेस दोबारा चलेगा, फिर पैसा मिलेगा, फिर माल खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, फिर पैसा मिलेगा, फिर माल खरीदेंगे, इसलिए इस साइकिल क्या बोलते हैं क्लास ऑपरेटिंग साइकिल। और अगर कोई भी चीज ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है तो वो हमेशा करंट, ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है तो पक्की बात है वो करंट ही होगा। अगर एसेट है तो करंट एसेट, लायबिलिटी है करंट एसेट। कोई भी चीज ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर अगर जा रहा है तो चेक करना पड़ेगा कि ये 12 महीने से भी बाहर जा रहा है। अगर ये 12 महीने से बाहर जा रहा है तो क्लास क्या है, ये आपका नॉन करंट है। मेरी बात ध्यान समझना, शायद तुम्हें समझ आया नहीं होगा अभी, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। क्लासीफाई द लायबिलिटीज ट्रेड पेबल है गिवन बिलो एज नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। आपको बताना है इसमें कौन सा नॉन करंट है, कौन सा करंट है, अलग अलग रीजन देके। सबसे पहले ध्यान समझना, ट्रेड पेबल, ये 6 पॉइंट से आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है, तो अगर कोई भी पेमेंट पीरियड अगर 10 महीने तक के अंदर अंदर है वो हमेशा करंट होगा। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है, पेमेंट पीरियड भी 10 महीने के अंदर अंदर है, तो हमेशा करंट ही होगा। करंट लायबिलिटी या एसेट, अगर ट्रेड पेबल की जगह ट्रेड रिसीवेबल होता तो मैं करंट एसेट बोलता, अभी ट्रेड पेबल है तो मैं करंट लायबिलिटी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर जितनी भी चीजें हैं वो तो करंट ही है। तो ये 10 है या 8 है अंदर अंदर है तो ये करंट लायबिलिटी है। 10 है 12 अंदर अंदर की बात करते हैं, जो अंदर 18 या 15 अंदर अंदर है तो ये करंट। ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का है, पैसा मिल रहा है 15 महीने में, तो ये करंट लायबिलिटी है। ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीने का है, पैसा मिल रहा है 13 महीने में, 13 महीने में, तो ये करंट लायबिलिटी है। तो आपने क्या रूल समझा, पहला रूल, रूल नंबर 1, कोई भी क्लास ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर चीज है तो वो करंट है। तो अगर ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है, उसके बराबर या उससे कम है, बराबर भी होगा, 14-14 तो भी करंट है, 14-14 तो भी करंट है। अगर अंदर अंदर है तो क्लास करंट होगा। एग्जाम्पल, अगर मान लो ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने का है और पेमेंट पीरियड मान लो वो भी 10 महीने का है, ठीक है, ये भी 10 महीने का 10 महीने का, तो ये क्या हुआ क्लास, करंट, ठीक है। लायबिलिटी है, ट्रेड रिसीवेबल है तो एसेट लिख देना, ट्रेड पेबल है तो लायबिलिटी लिख देना। ऑपरेटिंग साइकिल 10 है, ठीक है, और ये 9 है, तो फिर तो भी ये क्लास क्या है, करंट लायबिलिटी है। ऑपरेटिंग साइकिल 20 है, ये भी 20 है, देखो बराबर है तो भी करंट लायबिलिटी है। ऑपरेटिंग साइकिल 20 है, ये 19 है, तो भी क्या है, करंट लायबिलिटी। यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर कोई चीज है तो हमेशा क्या होगा, करंट होगा। अब अगर ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर गया तो नॉन करंट होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इतना आसान नहीं है। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर है तो वो करंट है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर ये गया तो हमें चेक करना है
कि क्या ये अगर ये ऑपरेटिंग से बाहर गया तो क्या ये 12 से भी बाहर चला गया। अगर ये ऑपरेटिंग से बाहर गया और 12 से बाहर नहीं गया 12 महीने से, तो फिर ये करंट ही रहेगा, और 12 से भी बाहर चला गया तो ये नॉन करंट हो जाएगा। कैसे, ध्यान समझना। 10 और ये 12, ये ऑपरेटिंग सेल से बाहर चला गया, हाँ चला गया सर। क्या ये 12 से बाहर चला गया? नहीं। तो फिर क्या होगा क्लास, ये करंट। बाहर से बाहर मतलब 12 से ज़्यादा। ऑपरेटिंग सेल 10 है और ये 15 है, ये 10 से बाहर चला गया, 10 से ज़्यादा हो गया, हाँ। क्या ये 12 से भी ज़्यादा हो गया? हाँ। तो ये क्लास क्या होगा आपका, नॉन करेंट लायबिलिटी। ये 18 है, ये 24, 18 से बाहर चला गया, हाँ। क्या ये 12 से भी बाहर चला गया? हाँ। 24 तो 12 से ज़्यादा ही होता है, तो क्या हो गया क्लास आपका, नॉन करेंट लायबिलिटी। यानी कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल 20 है, ठीक है, और पेमेंट पीरियड जो है, पेमेंट पीरियड वो भी 18 है, तो ये अंदर है। अंदर में तो सोचना ही नहीं है, अंदर तो हमेशा ही क्या होगा क्लास, करंट होगा। लेकिन अगर 20 है और 21 है, तो इससे बाहर चला गया, और ये क्या 12 से ही बाहर चला गया, हाँ 12 से ही बाहर चला गया, तो क्या होगा क्लास, ये नॉन करंट हो जाएगा। ये मान लो क्लास आपका 10 दे रखा और ये 11, तो ये 10 से बाहर चला गया। जैसे ये 20 से बाहर 21 है, 10 से बाहर 11 है, लेकिन क्या ये 12 से बाहर है? नहीं। तो फिर ये क्या हो जाएगा क्लास, आपका करंट। यानी कि अगर अंदर अंदर है तो हमेशा करंट, लेकिन अगर पेमेंट पीरियड बाहर चला गया तो हमें चेक करना पड़ेगा, अगर 12 से भी बाहर गया है तो ही जाके क्लास वो नॉन करंट होगा। तो अगर ये 10 है, ये 11 है, बाहर चला गया, 12 से बाहर नहीं गया, तो ये करंट है। ये 20 है, 21 है, ये इससे ज़्यादा है, बाहर चला गया, बट 12 से बाहर भी चला गया है, तो इसीलिए क्लास क्या है, ये नॉन करंट एसेट है। तो इस तरीके से क्लास आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, कौन सी चीज़ करंट एसेट है, कौन सी चीज़ नॉन करंट एसेट है, कौन सी चीज़ करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल लिखा था तो हम लायबिलिटी की बात कर रहे थे, ट्रेड रिसीवेबल लिखा होता तो हम एसेट्स की बात करते। ओके, नाउ आते हैं क्लास अपने हेडिंग सब हेडिंग पे। काफ़ी सारी हेडिंग सब हेडिंग है क्लास, ये हमें समझना है, बहुत ध्यान से अच्छे से क्लास समझना है इसको। सबसे पहले बात करते हैं कॉल्स इन एरियर, कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है हमें देखना है। कॉल्स इन एरियर आपको पढ़ा रखा है क्लास शेयर चैप्टर के अंदर। कॉल्स इन एरियर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल से माइनस होता है। जो कॉल्स इन एरियर है उसको हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस करते हैं। तो मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, बिकॉज शेयर होल्डर फंड के अंदर ही आता है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल से माइनस होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से कॉल्स इन एरियर। तो हमें दिखाना बाई वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो जो कॉल्स इन एरियर है उसे क्या करना है क्लास, बाई वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जो कॉल्स इन एरियर है उसे हमें क्या करना है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाना है, बाई वे ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाना है। ये आपको पता होना चाहिए। देखो सुनो, जितनी भी मैं हेडिंग सब हेडिंग करा रहा हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ, सारी हेडिंग सब हेडिंग अच्छे से पढ़ लेना, इसी के अंदर से हेडिंग सब हेडिंग का क्वेश्चन आएगा, राइट। दूसरा है शेयर फॉरफिट अकाउंट। शेयर फॉरफिट अकाउंट ये ऐड होता है, अगर आपको याद हो ना, फॉरफिट का ट्रीटमेंट बताया था ना, ये ऐड होगा किसमें, शेयर होल्डर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में, और मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस होता है, बट कॉल्स इन एडवांस का हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते थे, क्योंकि वो अलग से, मतलब इश्यू ऑफ शेयर में कोई ट्रीटमेंट नहीं करते थे, क्योंकि वो अलग से करंट लायबिलिटी में जाता है। तो इसका मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटीज। अनक्लेम डिविडेंड हो चाहे अनपेड डिविडेंड हो, इसका मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। जिसका तुम्हें कुछ पता ही नहीं है उसको तो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर ही डाल देना, अदर के अंदर डाल देना। अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी, एसेट एसेट, चाहे वो डिबेंचर हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, चाहे वो बैंक लोन हो, चाहे वो पब्लिक डिपॉजिट हो, लिख लो, बैंक लोन हो चाहे पब्लिक डिपॉजिट हो, परसेंटेज डिबेंचर हो, लोन हो, बैंक लोन हो, पब्लिक डिपॉजिट हो, 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, कुछ भी हो, वो क्लास मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अभी लिखवाया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है, लंबे समय के लिए उधार लिया आपने। और जब भी लिखा रहेगा लोन एडवांस्ड का मतलब दिया है, एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। लोन एडवांस्ड यानी कि दे दिया आपने, जब लोन दे दिया है तो वो एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है क्लास जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। ये सारी की सारी चीजें, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो या प्रॉफिट बैलेंस, कोई भी रिजर्व हो जाए और साथ में प्रॉफिट का बैलेंस। मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। जितने भी रिजर्व हैं वो तो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, प्रॉफिट भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। लेकिन अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस होगा तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा बाय वे ऑफ माइनस, नेगेटिव डिडक्शन, माइनस करके आएगा, माइनस फिगर में आएगा। लेकिन हेडिंग सब हेडिंग चेंज नहीं होंगी, बस प्रॉफिट प्लस का, लॉस माइनस का। ये रहा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, तो मेन हेड है शोल्डर फंड, सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस बाय वे ऑफ डिडक्शन, यानी कि इसका फिगर नेगेटिव में दिखाया जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट और बॉन्ड अभी हमने बात की थी, नॉन करेंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डेटर और बीआर करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिटर्स और बीपी क्या होता है, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल, ठीक है।
प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोलते हैं, है ना। मेन हेड क्या है क्लास, करंट लायबिलिटी। जो सब हेड है वो है क्लास शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो सब हेड है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है क्लास, करंट लायबिलिटी। मेन हेड है शॉर्ट टर्म बोरिंग, चाहे आपने कम समय के लिए किसी को लोन लिया हो, किसी से लोन टेकन, शॉर्ट टर्म लोन टेकन है, खाली लोन है तो टेकन ही मानते हैं, लोन का नेचर ही लेने वाला है तो हम टेकन मानते हैं। तो अगर खाली लोन हो या फिर क्लास बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर आता है, सब हेड। मेन हेड है करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, कहाँ पे आता है, डेटर से माइनस करके दिखाते हो, करंट असेट बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल, बिकॉज डेटर ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ही आता है। लूज टूल, लूज टूल्स स्पेयर पार्ट, इसका मेन हेड क्या है, करंट असेट और सब हेड इन्वेंटरी। इवन रॉ मटेरियल भी इन्वेंटरी के अंदर ही आता है। कैश और बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका सब हेड है और मेन हेड क्या है, करंट असेट। गुडविल, माइनिंग राइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, कॉपीराइट, ये सब का मेन हेड क्या है क्लास, नॉन करंट असेट, सब हेड। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट एंड ये मेन हेड है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट। फिर इसके अंदर आता है एक टेंजिबल, जहाँ लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी आता है, एक इंटेंजिबल आता है, वो ये है इंटेंजिबल असेट। तो ये सारा इंटेंजिबल है, इसलिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसे फिक्स एसेट मत लिखना, पहले फिक्स्ड एसेट लिखते थे, अब इसका नाम हो गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया ना इसलिए। अनपेड डिविडेंड, करंट लायबिलिटी, सब है अदर करंट लायबिलिटी, ये अनक्लेम डिविडेंड है, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे जो रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है वो कहाँ पे आता है क्लास, मेन हेड नॉन करंट लायबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म है ना, लंबे समय बाद देंगे, और जो कुछ पता नहीं है तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस, कॉल्स इन एडवांस भी करंट लायबिलिटी है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस भी करंट लायबिलिटी है, सेम जगह आएगा, दोनों सेम जगह आएगा, याद रखना। लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, क्योंकि डिमांड पे रीपेबल है, जब कभी भी पेमेंट हो सकती है, तो लंबा तो नहीं है, शॉर्ट टर्म है, तो करंट लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म बोरिंग। ये बैंक ओवरड्राफ्ट में भी यही सेम था, शॉर्ट टर्म लोन्स में भी यही सेम आएगा, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन पेबल ऑन डिमांड, वो था सेम। कैपिटल एडवांसेस, नॉन करंट एसेट और लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस। अगर आपने क्लास लंबे समय के लिए लोन दिया है तो लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस हो गया और क्लास नॉन करंट एसेट के अंदर आएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर असेट अभी बन रहा है, अभी हमने बात की ना असेट आधा अधूरा है, तो मेन हेड है नॉन करंट एसेट, शॉर्ट जो सब हेड है वह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पूरा लिखना पेपर में, इंटेंजिबल्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड क्लास एंड इंटेंजिबल्स और मेन हेड है क्लास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यानी कि आप इकट्ठा देना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और ये है नॉन करंट एसेट। ओके, नेक्स्ट है, जैसा अभी आपने दिखा था ना, जैसा अभी आपने इंटेंजिबल में देखा था ना, यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है या कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो मेन हेड है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। कोई आउटस्टैंडिंग रेंट हो या कुछ भी, रॉ मटेरियल अभी बताया था स्टॉक के अंदर आता है, इन्वेंट्री के अंदर, तो मेन हेड है करंट एसेट और सब हेड है इन्वेंट्रीज। तो ये हेडिंग सब हेडिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं 3 नंबर में, तो 6 पॉइंट होंगे, तो आप ध्यान से उसको कर लेना। अब आते हैं क्लास स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट। अभी तक हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट की बात करी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा, हमने पढ़ा ऑपरेटिंग साइकिल। तो अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर जो आती हैं चीजें वो आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले इसके अंदर सेल्स आता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, नेट सेल। ध्यान रखना पूरे 12th में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स, ये नोट्स टू अकाउंट से, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। करंट ईयर क्लास आपका 31 मार्च 22, प्रीवियस ईयर 31 मार्च 21। ये पुराना होगा, ये नया होगा, ध्यान रखना। ये 31 मार्च 23 है तो ये 31 मार्च 22 होगा। तो ये क्लास आपका करंट ईयर है, लेटेस्ट ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, ठीक है, 22 और ये 23, ठीक है, कोई भी ईयर हो सकता है, बस यह लेटेस्ट वाला जो है वो आपका नया साल है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम आ गया टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब आप जो धंधा कर रहे हो, आपका जो बिजनेस है, जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, वहां से जो आप पैसा कमा रहे हो उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन किसी और सोर्स से अगर आप पैसा कमा रहे हो, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, कोई क्लेम मिल गया इंश्योरेंस का, वो आपका कमाने का जरिया नहीं है, मिल गया आपको, तो उसको बोलते हैं अदर इनकम। दोनों को जोड़ोगे तो आएगा टोटल रेवेन्यू। फिर एक एक्सपेंस की लिस्ट तैयार करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू। देन एक्सपेंस की लिस्ट तैयार करो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, आपने जो खरीदा है, स्टॉक में जो आपने इन्वेस्ट किया है, स्टॉक खरीदा जो आपने, वो चेंज इन इन्वेंट्री हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी वगैरह सब इसके अंदर आता है। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर बेसिकली इंटरेस्ट आता है, जो आपने इंटरेस्ट पे किया है। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट पे, अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट पे, ये आ गया आपका टोटल एक्सपेंस। यहाँ आप एक अदर एक्सपेंस का पॉइंट भी डाल सकते हो, ये सिर्फ नॉलेज के लिए
लिए है, जल्दी से कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये पूछ सकता है कौन सी चीज़ कहाँ आती है बस। तो ये एक्सपेंस की लिस्ट हो गई, तो आएगा टोटल एक्सपेंस, फिर टोटल रेवेन्यू में से घटाओ टोटल एक्सपेंस आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, थर्ड माइनस फोर्थ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स पे इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे इनकम टैक्स लगेगा 40%, 30%, 25%, लास्ट में क्लास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ध्यान रखना, सबसे पहले रेवेन्यू, फिर अदर इनकम, सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम आएगा टोटल रेवेन्यू, फिर देन एक्सपेंस की एक लिस्ट बनाओगे, फिर आएगा टोटल एक्सपेंस, फिर टोटल रेवेन्यू में से घटाओगे टोटल एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से अगर टैक्स पे कर देंगे तो क्या क्लास आएगा हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये भी कई बार आता है, ऐसा ये है 11th क्लास का टॉपिक, लेकिन ये भी आपको समझना है। रिजर्व और प्रोविजन का डिफरेंस। अगर मैं नेचर की बात करूं, प्रोविजन होता क्या है, फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी होगी ये हमको पता है, ध्यान समझना, फ्यूचर में कुछ नुकसान हमारा होने वाला है, इसकी आशंका हमको लग गई है कि फ्यूचर में हमें नुकसान होगा, ये हम जानते हैं। कितना नुकसान होगा हम ये नहीं जानते। फ्यूचर में हमें लॉस होगा हमको ये पता है, लेकिन लॉस कितने का होगा हमको ये नहीं पता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं क्लास, प्रोविजन बना देते हैं। इट इज ए लाइबिलिटी और क्लास डिमिनिशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट और एस्टिमेटेड लॉस। हमें पता है कल को लॉस होने वाला है, उसके लिए हम पहले से रेडी रहते हैं पैसे जोड़ के। लेकिन ये क्या है, ये शेयर होल्डर्स मनी है, इसमें क्या होता है, ये फ्री रिजर्व है, ये तो हम जोड़ के चल रहे हैं। कल को नुकसान अगर होगा, अभी तो पता है नहीं आएगा, पर हो गया तो हम झेल सकते हैं, हम इस पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, इसलिए होता है ये तो हम, ये आदत है जोड़ने की। लेकिन ये क्या है, आउट आउट हो गया, अब ये नुकसान होने वाला है, जोड़ के रख लो पैसे। कितना नुकसान होने वाला है, अमाउंट नहीं पता, नुकसान होने वाला है, इसमें नुकसान का भी नहीं पता, बस हम फ्यूचर ग्रोथ के लिए जोड़ते हैं। पर्पस क्या होता है, सम स्पेसिफिक पर्पस से डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस होने वाला है, मशीन खराब होने वाली है उसके लिए। लेकिन ये क्या करते हैं क्लास, स्पेसिफिक पर्पस, लाइक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए हम लोग पैसे जोड़ते हैं, कोई स्पेसिफिक रिजर्व बनाते हैं, या जनरल रिजर्व भी कोई खास काम के लिए नहीं, ऐसे ही जोड़ लिया बस। इस तरह से भी होता है, ऐसे जोड़ के रख लिया आपने कि हाँ कल को मुसीबत आएगी, झेल लेंगे। लेकिन क्लास ये जो प्रोविजन है ना, चार्ज और वर्सेस अप्रोप्रिएशन, तो प्रोविजन जो है क्लास ये चार्ज है, ये रिड्यूस करता है प्रॉफिट को, लेकिन जो रिजर्व है ये अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट है। सुनो मेरी बात, अगर मुझे 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, प्रोविजन है 3 करोड़, तो मैं प्रॉफिट 7 करोड़ का बताऊंगा सबको, मेरा नेट प्रॉफिट कितने का है, 7 करोड़ का। अब इस 7 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए रिजर्व रखूंगा, तो ये प्रॉफिट में से बनता है, तो इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व। लेकिन ये एक एक्सपेंस की तरह है, प्रोविजन इज जस्ट लाइक एन एक्सपेंस, ये प्रॉफिट को कम करता है। तो एक्सपेंस है, प्रॉफिट कम करेगा, और ये क्या करता है क्लास, ये प्रॉफिट में से निकाल के रख लेते हैं अलग। प्रॉफिट हम सबको बोलेंगे 7 करोड़ का है, समझ रहे हो, उसमें से जो है 2 करोड़ निकाल के रख लेंगे, तो 5 करोड़ का बचेगा। डिस्क्लोज की बात करें, ये एक्सपेंस आता है स्टेटमेंट ऑफ P&L में आता है, कहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। जबकि ये किस साइड आता है, बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड के अंदर, किस हेडिंग के अंदर आता है, अभी बात की थी ना हमने, रिजर्व एंड सरप्लस मेन हेड है, और सॉरी सब हेड है, और मेन हेड है शेयर होल्डर फंड। डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट, प्रोविजन जो है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोविजन और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बटा हुआ है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है तो लाइबिलिटी साइड आता है, और रिजर्व इज शोन सेपरेट अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये बेसिकली बता दे कि शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है, सब हेड है, और ये क्लास मेन हेड है, लाइबिलिटी साइड आता है शेयर होल्डर फंड के अंदर। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस, अमाउंट ऑफ प्रोविजन कैन नॉट बी इन्वेस्टेड। भैया तुमने क्यों बनाया, कल को लॉस होगा, तुमको पता है, क्लास तुम पे फाइन लगेगी, कितना लगेगा ये नहीं पता, उसके लिए जोड़ा है, तो कैसे इन्वेस्ट कर दोगे इसको। लेकिन ये पैसे जोड़ा ही है क्लास, सेफ रहने के लिए है, ये तो हमने जोड़ लिया, तो घर पे क्यों जोड़े, इस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे आपके पापा में थोड़े बहुत पैसे जोड़ते हैं सैलरी से निकाल के, बस जोड़ रखा है, ठीक है जी, आपके हायर एजुकेशन के लिए जोड़ा है, शादी के लिए जोड़ा है, जिसके लिए भी जोड़ा है मान लो, तो उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, तो काम के लिए जोड़ा है ना आपने, इसे कैसे इन्वेस्ट कर दोगे, कल को नुकसान हो गया फिर। प्रोविजन क्लास एक्रूअल कॉन्सेप्ट प्रूडेंस बेसिस पे बनता है क्लास, लीगल रिक्वायरमेंट है। लेकिन रिजर्व क्लास ये आपकी फाइनेंशियल प्रूडेंस है। भैया ये तो आपको बनाना पड़ेगा ना, अगर आप पैसे नहीं जोड़ोगे, कल को लॉकडाउन लग जाता है, कोई कल को पंगा हो जाता है, अचानक से कोई चेंज आता है, सरकार का नियम कानून बदल जाता है, क्या करोगे आप, सड़क पे आ जाओगे, तो पैसे जोड़ के रखना पड़ेगा। लॉकडाउन टाइम पे बहुत सारे लोगों की बहुत दुर्गति हो गई थी, क्योंकि उन्होंने पैसा जोड़ा नहीं था, रोज कमा रहे रोज खा रहे हैं, 3 महीने बंद हो गए सब कुछ, क्या खाएंगे। तो जिन्होंने पैसा जोड़ रखा होगा इमरजेंसी में, वही सर्वाइव कर पाए होंगे, कि धंधा नहीं है, काम नहीं है, लेकिन फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं। ओके, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिमिटेशंस बहुत सारी हैं, कमियां बहुत सारी हैं। क्या क्या कमियां हैं क्लास, सबसे पहली बात, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम पास्ट का बनाते हैं, है ना, पिछले टाइम का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि कंपनी आगे क्या कमा के देगी, लेकिन हम सब अपना पिछला बताते हैं, पहले हमने इतना कमाया, पहले इतना कमाया। शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड टू नो द फ्यूचर पोटेंशियल, लेकिन ये कहते हैं भी पास्ट तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, पुरानी चीज़ों को रिकॉर्ड की जाती है जो हो चुका है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे, अब दो दो लाइन में अपनी ओन लैंग्वेज में बना के लिखना है क्लास, ये आप आराम से लिख लोगे, ठीक है। अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स आपकी बुक में भी है, दो दो लैंग्वेज, दो लाइन बहुत है इसके लिखने के लिए, हर 3-4 पॉइंट आता है, 3 नंबर में मैक्सिमम आ सकता है। मतलब बहुत सारे एजम्पशन लेने पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस साल्वेज और स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, राइट। तो ये जो अफेक्टेड बाय एस्टिमेट है, इसके अंदर वही है कि बहुत सारे एस्टिमेट्स लेते हैं, बहुत सारे अंदाजा लगाते हैं हम लोग कि लाइफ एस्टिमेटेड है, अंदाजा है कितने साल चलेगी मशीन, जरूरी 10 साल चलेगी, जरूरी 2 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, ज़्यादा चल जाए कम चल जाए। तो अकाउंटिंग में ना बहुत सारे अजम्पशंस लेने होते हैं, लाइक गोइंग कंसर्न अजम्पशन हो गया, कंसिस्टेंसी अजम्पशन हो गया, बहुत सारे अजम्पशंस हैं जिसकी वजह से क्लास अकाउंटिंग होती है, और कई बार अजम्पशन गलत भी हो जाते हैं। अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है अकाउंट्स के अंदर, लिमिटेशन यही है क्लास, डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है। सब लोग एक ही अकाउंटिंग प्रैक्टिस यूज नहीं कर रहे, अकाउंटिंग प्रैक्टिस सबकी अलग अलग है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है वो कई बार सबको समझ नहीं आता। ये ड्रॉबैक है, ये डीमेरिट है, बहुत सारे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इसके अंदर हैं। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स इग्नोर, अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है जिनकी मनी वैल्यू है। आपके अच्छे रिलेशन, आपकी क्लास अच्छी गुडविल, आपके क्लास कस्टमर रिलेशन बहुत अच्छा है, पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा है आपका, ये सब कहीं रिकॉर्ड किया नहीं जाता। अच्छे इंप्लॉयज़ हैं आपके, वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है जिनकी वैल्यू मनी में मेजर की जा सकती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, आपकी असेट पहले 10 लाख की थी, आज करोड़ 5 करोड़ की कीमत है, ये कहते हैं आज भी हम 10 लाख की ही दिखाएंगे, यानी कि जो प्राइस में चेंज आ रहा है उसको ये नहीं दिखाते क्लास, जो कॉस्ट था वही दिखाते। सन 2010 में किसी ने एसेट खरीदी थी 5 लाख की, आज 2023 में मान लो 50 लाख का हो गया, या 2024 में 50 लाख का हो गया, ये कहते हैं नहीं भैया इतने का ही दिखाओ आप जितने का खरीदा था। तो ये है क्लास हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारा लास्ट पार्ट है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज कौन कौन करता है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करने वाले दो यूजर्स है, कंपनी के अंदर के लोग, कंपनी के बाहर के लोग। कंपनी के अंदर के लोग यानी कि मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट में सभी लोग आ जाते हैं क्लास, कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर हर कोई आ गया क्लास, जो भी देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो काम है ना वो मैनेजरल लेवल का काम है। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना, जो मैनेजमेंट, कंपनी का जो मालिक है वो भी उसके अंदर ही कवर हो जाएगा। कंपनी का जो मालिक है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करता है ताकि बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को ले सके, किस प्रोडक्ट में अच्छा हो रहा है, किस में अच्छा नहीं हो रहा। तो ये कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, ठीक। कंपनी का ओनर हो गया, कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर्स, ये सारे के सारे लोग, इसे बोलते हैं इंटरनल यूजर। कंपनी के अंदर के लोग हैं जो कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, सो दैट वो कंपनी में चेंजेस ला सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंपनी के बाहर के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी बैलेंस शीट को पढ़ते हैं। शेयर होल्डर्स, पैसा लगाया है तो क्लास वो भी स्टडी करेंगे। एम्प्लॉइज़, कंपनी में अगर कोई बड़े लेवल पे एम्प्लॉई है तो वो कंपनी के बारे में जानेगा पहले, तभी कंपनी में काम करने आएगा। छोटे छोटे लेवल की बात नहीं कर रहा मैं एम्प्लॉय की, एक बड़े लेवल का एम्प्लॉय है तो वो कंपनी के बारे में स्टडी करेगा, तभी कंपनी में क्लास आएगा काम करने। गवर्नमेंट या टैक्स अथॉरिटी, जो सरकार है और जो टैक्स अथॉरिटीज़ है वो भी हमारे टैक्स वो जानना चाहते हैं ना, हम कितना कमा रहे हैं, हम कितना प्रॉफिट। ये इसलिए होता है लेजिटिमेट शेयर, लेजिटिमेट शेयर, इनको इनका हिस्सा मिलता है कि नहीं मिलता। सब लोगों को शेयर, मतलब एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छी तनख्वाह मिलती है कि नहीं मिलती, बोनस वगैरह हर चीज़ टाइम पे मिलता है कि नहीं मिलता, उसके लिए स्टडी करते हैं। ये टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं क्लास, जो सरकार होती है, हमारे बारे में स्टडी करते हैं ताकि हमारे प्रॉफिट्स को जान सके और हम पे टैक्स लगाएं। क्रेडिटर्स हमें उधार देगा तो हमारे बारे में बिना जाने तो उधार देगा नहीं, और हमारे बारे में जानेगा किससे, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इसके अलावा क्लास बैंकर्स है, जो बैंक वाले हैं वो हमें उधार क्यों देंगे, हमारे बारे में जानेंगे, और जानेंगे वो किससे, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इन्वेस्टर्स, उसने हमारे यहाँ पैसा लगाया है तो वो देखेगा कि मुझे इस पैसे को लगाए रखना है या निकाल लेना है, तो वो हमारे बारे में जानेगा। पोटेंशियल इन्वेस्टर, जिसने हमारे यहाँ पैसा नहीं लगाया तो वो भी जानना चाहता है पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, बहुत सारे टीवी में आपने एंकर देखे होंगे, न्यूज़ एंकर जो होते हैं वो क्या करते हैं क्लास, कंपनी के बारे में सब कुछ बताते रहते हैं। इस कंपनी में पैसा लगाओ, इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल है, इसमें पैसा लगाओ, इस कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ेंगे घटेंगे। कैसे पता चलता है उनको ये सब, हवा में तो नहीं पता चलता होगा। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते होंगे, स्टडी करते होंगे, तभी उनको पता चलता होगा। पब्लिक, आम जनता और रिसर्चर, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसके बाद से अदानी के शेयर्स डाउन हो गए थे, उसके प्राइस है ना। तो वही है, रिसर्चर जो होते हैं ना वो रिसर्च करते हैं किसी कंपनी के ऊपर जो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या हुआ, क्या रीज़न है इसका, स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च करके लोगों को बताते हैं देखो यही चीज़ है। तो वो लोग भी क्लास रिसर्च कर रहे हैं तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो लेंगे ही लेंगे, उसके बिना तो रिसर्च करेंगे नहीं। तो वो भी हमारे यूजर्स हैं। और आम जनता, कहीं भी कोई भी हो सकता है क्लास, आम जनता, लाइक अगर आपको फाइल बनानी है, आपको अगर स्कूल में प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला जा रहा है, कंपनी की बैलेंस शीट को आप भी ढूंढते हो इंटरनेट से, इस कंपनी की बैलेंस शीट लेके लगाते हो, उसके रेशियोज़ बनाते हो, उसके कैश फ्लो बनाते हो, है ना। हालांकि आप नहीं बनाते हैं मेहनत से, लेकिन आप हो तो पब्लिक ही ना,
तो इसीलिए क्लास ये सारे के सारे क्या है क्लास एक्सटर्नल यूजर्स हैं, और ये है क्लास मैनेजमेंट इंटरनल यूजर, ये है क्लास यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आपने पढ़ लिया, लाइक आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट, और उसके नोट्स टू अकाउंट्स, हेडिंग, सब हेडिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कमियां क्या क्या हैं, ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं, और कोई भी चीज़ ऑपरेटिंग साइकिल के अगर अंदर है तो वो ऑब्वियसली शॉर्ट है, और ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है तो 12 से बाहर अगर है तो आपका वो नॉन करंट है। ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया, इवन यूजर्स की बात भी की, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना, स्टडी करना और देखना कि वो बेहतर है या नहीं है, उसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, वो आगे तक चल पाएगी नहीं चल पाएगी, उसका भविष्य देख लेना स्टडी करके पूरा का पूरा, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बट हाँ हम देख सकते हैं कि उसके स्टेटमेंट देख के कि भैया वो क्या आगे परफॉर्म करेगा। इसी बेसिस पे लोग जो है किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए, और इसीलिए आपके प्रैक्टिकल फाइल में भी आपको बोला जाता है किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाओ, बैलेंस शीट उठाओ, उसको एनालाइज करो, स्टडी करो, उसके अलग अलग रेशियोज देखो, कैश फ्लोज देखो और पता लगाओ क्लास की कंपनी की कंडीशन क्या है। उसी को बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Analysis of financial statement is a systematic process of analyzing the financial information in a financial statements to understand and take economic decision। तो जो भी आपको डिसीजन लेने हैं फिर आप उस हिसाब से वो ले सकते हो। तो अगर किसी चीज को एनालाइज करोगे, स्टडी करोगे, तो तुम्हारे पास टूल्स क्या क्या होंगे, वो कौन कौन से टूल्स होंगे जिससे तुम क्लास कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हो। तो आपके पास 3 टूल्स हैं। पहला कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, दूसरा है रेशियोज एनालिसिस, तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चैप्टर 5 है, चैप्टर 4 है, ये चैप्टर 3 है। तो यानी कि ये 3 टूल्स होते हैं, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ये 3 टूल्स से क्लास हम क्या करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए, 3 टूल्स होते हैं जिनसे हम लोग एनालाइज करते हैं। बाकी जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इन चैप्टर्स को डीपली पढ़ेंगे। अब ये बहुत सारी थियोरेटिकल टॉपिक्स है और यहाँ से क्लास क्वेश्चन आ जाता है। थियोरी टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझना, मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में। सबसे पहला होता है एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस किसे कहते हैं? एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द एंटरप्राइज। जब हमारी कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं बाहर के लोग, तो उसको बोलते हैं क्लास एक्सटर्नल एनालिसिस। क्या बोलते हैं क्लास इसको? एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ डिटेल रिकॉर्ड। यार हमारी कंपनी की जो डिटेल रिकॉर्ड है, एक्चुअल सेल है, एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल कॉस्ट है, बाहर को नहीं पता रहेगी ना, वो हमें पता होगी। तो अगर वो लोग हमारी कंपनी के बारे में क्लास एनालाइज करते हैं तो किस डेटा से एनालाइज करेंगे? जो पब्लिश अकाउंट है, जो डेटा हमने दिया है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हमने जो यूजर्स को डेटा दिया है, हमने इंटरनेट पे जो अपलोड किया है, हर जगह हमने शो किया है, हमने शेयर होल्डर के घर पे जो डेटा भेजा है, वो सारा का सारा डेटा जब बाहर के लोग उसको देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L को, बैलेंस शीट को, डायरेक्टर का ऑर्डर रिपोर्ट जो मैंने शुरू में बताया था आपको चैप्टर शुरू में, वो सारे एनालिसिस जब बाहर के लोग, इन्वेस्टर, लैंडर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एजेंसी, रिसर्चर, रिसर्च स्कॉलर जो रिसर्च कर रहे होते हैं, PhD कर रहे होते हैं, जब वो इसको एनालाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। जब कंपनी के अंदर के लोग, कंपनी में क्लास जो मैनेजमेंट है, जब वो उनके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है, उनके पास और इन डेप्थ में इन्फॉर्मेशन रहती है, ट्रू इन्फॉर्मेशन रहती है उनके पास मेरे बारे में, मेरे से ज्यादा कोई दूसरा इंसान नहीं जान सकता ना। तो वो अगर मेरे बारे में सोचे कुछ जज कर रहा है मेरे को, तो भैया वो एक्सटर्नल एनालिसिस है। लेकिन मैं खुद अपने बारे में जानता हूँ, मैं खुद अपने बारे में कोई चीज देख रहा हूँ कि मेरी कमी कहाँ पे है, मेरा स्ट्रेंथ कहाँ पे है, तो वो इंटरनल एनालिसिस है। इंटरनल एनालिसिस कनेक्टेड बाय द मैनेजमेंट to know the financial position and operational efficiency of the organization. So the important feature of such analysis is the management has to access all the information of enterprise and therefore the analysis is more detailed and more advanced, more accurate, more extensive. ये ज़्यादा डिटेल है, ज़्यादा एडवांस है और ये ज़्यादा सही भी है। अगला है क्लास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। ध्यान समझना, आपका इंटरनल
एक्सटर्नल हो गया। अब है क्लास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है क्लास? दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स for number of years. It is a time series analysis. It show the comparison of financial data or several years against a chosen base year. It is useful for trend analysis. अब मैं क्लास यहाँ पे कुछ डिटेल आपको शेयर करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं। हॉरिजॉन्टल को डायनामिक बोलते हैं, शॉर्ट में एचडी याद कर लो। आप एचडी मूवीज देखते हो ना क्लास, ठीक है, हाई डेफिनेशन एचडी, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल यानी डायनामिक। डायनामिक वो जो चेंज हो सकता है, चेंज का मतलब बहुत सारे ईयर, तो हॉरिजॉन्टल को डायनामिक बोलते हैं। और ये इसलिए होता है क्लास, इसमें कई साल के डेटा को लेके हम लोग एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर्स, हॉरिजॉन्टल डायनामिक, इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं। और ये क्लास फाइनेंशियल डेटा को, कई साल के डेटा को कंपेयर करता है किसी एक साल को बेस लेके। इट इज़ यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस, इसे ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं, इसे टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं। इसमें बहुत साल का डेटा होता है, कई नंबर ऑफ ईयर्स का डेटा होता है। हॉरिजॉन्टल भी है, डायनामिक भी है। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल। कंपैरेटिव और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं क्लास? इसके एग्जाम्पल्स हैं। किसके? हॉरिजॉन्टल या डायनामिक एनालिसिस के। VS हॉरिजॉन्टल डायनामिक है, तो वर्टिकल स्टैटिक होगा। स्टैटिक जो नहीं चेंज होता, जहाँ पे एक ही साल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने इस साल के स्टेटमेंट को अपने पिछले साल के स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, पिछले 2 साल के स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में क्या होता है क्लास? एनालिसिस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर ओनली। इसमें मैं जीपी रेशियो निकालता हूँ, ये काउंटिंग रेशियोज होता है। जैसे जीपी रेशियो है, तो मैं जीपी जिस साल का लूंगा, सेल्स भी उसी साल का लूंगा इनटू 100। इसको बोलते हैं क्लास वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस, जहाँ पे हम एक ही साल का डेटा ले रहे हैं। भैया अगर मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ले रहा हूँ, तो मैं इन्वेंट्री इस साल का लूंगा, तो सेल्स भी तो इस साल का ही लूंगा ना, कॉस्ट भी इस साल का ही लूंगा, सब कुछ एक ही साल का होगा। ये तो ना इस साल की सेल, अगले साल की प्रॉफिट, अगले साल का नेट प्रॉफिट, तो गलत हो जाएगा ना। ये क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बोलते हैं इसको, वर्टिकल स्टैटिक बोलते हैं। ये 1 ईयर का डेटा लेता है क्लास। रेशियो एनालिसिस क्लास इसके एग्जांपल है, जहां पे क्लास हम लोग रेशियोज को स्टडी करते हैं किसी कंपनी के। सच एनालिसिस इज यूजफुल टू कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल कंपनीज ऑफ सेम टाइप। भाई हमारी कंपनी का जीपी रेशियो कितना है, यहाँ कंपनी अलग है, यहाँ ईयर अलग है, कंपनी सेम है, यहाँ कंपनी अलग है। हमारा सेल, हमारा जीपी रेशियो, हमारी पड़ोसी कंपनी का जीपी रेशियो, हमारे और दूसरे कॉम्पिटिटर्स का जीपी रेशियो, तो वो एक ही साल का डेटा होता है। तो हॉरिजॉन्टल इज डायनामिक, वर्टिकल इज स्टैटिक, ये ध्यान रखना। इसको टाइम सीरीज, इसको ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं। इसको 1 ईयर का होता है वर्टिकल स्टैटिक, और यहाँ पे क्लास रेशियो इसका एग्जाम्पल है। अगला इंटरफर्म और इंट्राफर्म कंपैरिजन। अच्छा, इंट्राफर्म कंपैरिजन कहते हैं क्लास, ठीक है, किसे कहते हैं? इंट्राफर्म कंपैरिजन। अ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स एंड एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इंट्राफर्म। एक्स लिमिटेड क्लास अपने एक्स लिमिटेड की 2020 के स्टेटमेंट को एक्स लिमिटेड का 2021 के स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहा है, या 21 को 20 से कर रहा है, 22 को 21 से, 23 को 24 को 23 से कर रहा है। इसको बोलते हैं क्लास इंट्रा। इंट्रा मतलब एक ही कंपनी अपने प्रीवियस ईयर के स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने लग जा रही है, उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म। और इंटर फर्म का मतलब क्या है? एक कंपनी दूसरी कंपनी से कंपेयर कर रही है, एक्स कर रही है क्लास वाई से। तो यहाँ पे अगर एक्स वाई से कर रही है, तो एक्स का 2010 है, तो वाई का भी तो 2010 होगा। एक्स 2010 के रिजल्ट को 2010 के रिजल्ट से वाई से कंपेयर करेगा। भाई मैं अपने 12th के नंबर अपने दोस्त के 12th के नंबर से कंपेयर करूंगा, उसको 10th से थोड़ी कंपेयर करूंगा। तो इसको क्लास क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल, जहाँ पे एक ही ईयर होता है। पढ़ा था ना आपने 1 ईयर ओनली, ये रहा 1 ईयर है ना, क्रॉस सेक्शनल ये रहा, यहाँ पे 1 ईयर होता है। तो यहाँ पे इंटरफॉर्म में एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर करती है, इसको बोलते हैं इंटरफॉर्म कंपैरिजन। ये सेक्शनल एनालिसिस के अंदर आता है। और इंट्राफॉर्म कंपैरिजन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब आप अपने कंपनी की किसी और ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हो। मैं अपनी कंपनी से कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन 2010 का परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहा हूँ, 2022 के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं क्लास इंट्रा। तो इंट्राफॉर्म टाइम सीरीज एनालिसिस है, यानी इंट्राफॉर्म जो है वो हॉरिजॉन्टल है, डायनामिक है, टाइम सीरीज है, ट्रेंड एनालिसिस है। इंटरफॉर्म कंपैरिजन 1 ईयर है, वर्टिकल है, स्टैटिक है। और इंट्राफॉर्म कंपैरिजन में रेशियो आता है, इसे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं। क्लियरली इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो अच्छे से पढ़ के जाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो भी कुछ कमियां हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस के लिमिटेशन ऑलमोस्ट सेम है, तो आप ध्यान रखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पहला लिमिटेशन हिस्टोरिकल कॉस्ट है।
क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, तो वो इसका भी लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। प्राइस लेवल चेंजेस, 2010 में प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की, आज 25 लाख की है, लेकिन 10 लाख दिखाया जा रहा है, तो प्राइस में जो चेंज आ रहा है एसेट की है उसे रिकॉर्ड नहीं करता, कॉस्ट पे सब चीज़ रिकॉर्ड होती है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर, सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ों को, उन चीज़ों को जिनकी वैल्यू मनी में मेजर की जा सकती है, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी सारी चीज़ों को क्लास यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। सफर फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत बना तो जो उसका एनालिसिस होगा वो भी गलत ही होगा। सफर फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपने गलत बनाया है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो एनालिसिस होगा वो भी गलत ही होगा। अगला है नॉट फ्री फ्रॉम बायस्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है क्लास वो नॉट फ्री फ्रॉम बायस्ड, यानी क्लास कहीं ना कहीं बायस्ड रहता है। एक मैनेजर कुछ कहता है, दूसरा मैनेजर कुछ कहता है, एक मैनेजर कहता है एसएलएम फॉलो करो, एक मैनेजर कहता है डब्ल्यूडीबी फॉलो करो, तो दोनों में लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस रहते हैं, क्लास बायस्ड हो जाते हैं। अगला है विंडो ड्रेसिंग, एक मैनेजर कहेगा मेरा फॉलो किया, उसको फॉलो नहीं किया, फॉलो तो एक ही करना है ना, इसीलिए विंडो ड्रेसिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब कुछ कमियां होती हैं तो उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट को छुपाने के लिए, हटाने के लिए क्लास ये करते हैं, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है क्लास? नेगेटिव चीज़ों को छुपा लेना। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं क्लास को छुपा देते हैं ताकि शेयर होल्डर्स को पता ही ना चले, सब कुछ उसको अच्छा अच्छा दिखे, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, और ये लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस का। एंड फाइनली हमारा ये चैप्टर अच्छे से खत्म हो गया। उम्मीद है तुम लोग इसकी थ्योरी को अच्छे से लर्न कर लोगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर तुम 2 घंटे अच्छे से डेडिकेट तरीके से दे दोगे, हेडिंग सब हेडिंग याद कर लोगे, इसमें लिमिटेशंस याद कर लोगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और ये क्लास इंटर कंपैरिजन एक्सटर्नल इंटरनल अच्छे से कर लोगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप उसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से लर्न कर लोगे, बहुत ज़्यादा है नहीं, इसी से क्लास क्वेश्चन घुमा घुमा पूछेगा और डेफिनेटली आप कर लोगे। सेपरेट नोटबुक बना के चलना, एग्जामिनेशन नज़दीक है, आप सारी चीज़ें रख लो ताकि क्लास पन्ना पलटा के लास्ट में रिवीजन करो, ना कि लंबी लंबी वीडियोस को देखो। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। मेहनत करो क्लास, आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी, जी जान लगा दो क्लास। हर 1 घंटा पढ़ो, 15 मिनट 20 मिनट ब्रेक लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, बट थको नहीं, हारो नहीं, मन से मत हारो, मन से मत टूटो, मेहनत करो, मन के जीते जीत, मन के हारे हार।